गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी जेनेसिस स्कूल क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे, हमने जो लेसन पढ़ा था, लेसन नंबर 4, कर्ण का जीवन दर्शन, ये पद भाग से लिया गया है। आज बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर की तरफ ध्यान देंगे। आप लोग सभी ध्यान से देखें, सुने और समझें और इस सारे प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करें। चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इस कविता के अंदर पद भाग में पढ़ा है कि श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उनको अपनी तरफ, पांडवों की तरफ आने का न्योता देते हैं, लेकिन कर्ण अपने फैसले पर अडिग रहते हैं और अपने मित्र दुर्योधन को नहीं छोड़ने का फैसला लेते हैं। उसी के पास अपने ये हमने कहानी पढ़ी है, पद पढ़ा है। आज हम इसके प्रश्नों के उत्तर की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग सब ध्यान दें कि बुक्स के अंदर आप लोग सब देख रहे हैं कि शब्दार्थ और टिप्पणी, शब्दों के अर्थ के साथ सारे अर्थ दिए हुए हैं, कठिन शब्द जितने भी दिए हुए हैं आपको सब नोट करने हैं और सारे अपने उत्तर पुस्तिका में या नोटबुक में, कॉपी में लिखने हैं। तभी आपको समझ में आएंगे आगे के क्वेश्चन के आंसर और इसका भावार्थ भी। और चलिए अब हम इसके आगे के चलते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपके सामने बहुत सारे शब्द नजर आ रहे हैं। अतल्प्य, चाचिक्य, कानकाब, तपः क्षीण, क्लेश, झंझावत, फणिवंत। वो कह रहे हैं इसके अंदर कि ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग करिए। तो फर्स्ट हम एक शब्द उठाते हैं यहाँ से, झंझावत। झंझावत आप लोग ध्यान से देखिए कि झंझावत का अर्थ क्या है, वर्षा सहित तीव्र आंधी, मतलब बारिश के साथ तीव्र आंधी का आना, झंझावत। तो हम वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे कि मैं कल सूरत गया था, वहाँ पर मैंने बहुत बड़ा झंझावत देखा, मतलब वर्षा के साथ मैंने भयंकर तीव्र आंधी देखी। इस तरीके से आप वाक्यों में प्रयोग करें। आगे चलते हैं हम, संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं, वैभव से क्या प्राप्त होता है। बच्चों आप लोग सब ध्यान से सुने कि जो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिए जा रहे हैं आप उसी का आंसर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जब आपका टेस्ट होगा तो मैं सिर्फ इन्हीं प्रश्नों में से आपका टेस्ट लूँगी। चलिए पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं, वैभव से क्या प्राप्त होता है। इसका आंसर है कि वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने क्षणिक भोग विलास ही प्राप्त होता है। मतलब ये कर्ण ने बताया था कि बहुत अगर वैभव होगा तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में उससे भोग विलास ही प्राप्त होगा। अब दूसरा प्रश्न आपके बुक में लिखा हुआ है धन संपत्ति। तो धन संपत्ति का प्रश्न हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो ये प्रश्न दिया हुआ है आपको इसका भी आंसर लिखना है, यही भी प्रश्न लिखना है। गरुड़ कहाँ रहता है। गरुड़ का भी बहुत इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही मैंने नोट किए हैं, वही मैं इसमें से लिखवा रही हूँ, नए प्रश्न लिखे हुए हैं। आप ऐसा कंफ्यूज ना होए कि बुक में नहीं है और मैम ने ये प्रश्न लिखवा दिया, लेकिन आपको ये प्रश्न पढ़ना है। गरुड़ पहाड़ों में निवास करता है, चट्टानों की फटों में रहता है। अब आगे देखते हैं हम, बाद में क्या लिखा है कि परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं। परोपकारी मनुष्य धन का कभी भी संग्रह नहीं करते, वे अपने धन को जरूरत लोगों में बांट देते हैं। ठीक है, धन संपत्ति किसके लिए है, जैसे आपने दूसरा प्रश्न आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं। तो वो क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से है कि धन संपत्ति किसके लिए है। धन संपत्ति परोपकारी मनुष्यों के लिए है, क्योंकि वह अपना धन संग्रह नहीं करते हैं और अपना धन जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। अब प्रश्न नंबर 4, कर्ण दुर्योधन के साथ क्यों नहीं छोड़ सकता। दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसीलिए उसका सच्चा मित्र होने के कारण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। जो आपकी बुक में 3rd नंबर का क्वेश्चन है, सुख समृद्धि या समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, आप इनको ध्यान से देखें और लिखें। सुख समृद्धि के अधीन रहने से मनुष्य धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। राजपाट, राजमुकुट और माणिक्य सिंहासन उसका तेज हर लेते हैं। उसकी वैभव पाने की लालसा प्रतिदिन बढ़ती जाती है, परंतु यही लालसा उसमें अंत में उसका विनाश करती है। इस प्रकार सुख समृद्धि के अधीन रहने मनुष्य की अंत में दुर्दशा
होती है। अब दूसरा नया प्रश्न मैंने लिखा है ये एक, तो आप ये भी नोट करें, दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, क्योंकि ये प्रश्न जो आपको नए लगेंगे पर ये आपके कोर्स से, आपके पाठ से रिलेटेड हैं। तो दानी पुरुष का अर्थ, जैसे कर्ण के स्वभाव के बारे में भी हम बता सकेंगे कि दानी पुरुष का धन दौलत का संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते हैं, यह अपना धन दूसरों को बांटने में ही रुचि रखते हैं, ये अपनी बहुमूल्य वस्तुएं दूसरे को देने में संकोच नहीं करते हैं, ये किसी से कुछ लेते नहीं हैं, ये दूसरों को देने में ही सुख का अनुभव करते हैं, और इस प्रकार दानी पुरुष का स्वभाव दयालु और उदार होता है। ये प्रश्न आपको इसीलिए बताए जा रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास क्वेश्चन आए तो आप के पास सब तरीके के प्रश्न और आंसर हो तो आप उसके टेस्ट में कर सकें। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं हम। कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानते हैं? जैसे कि फणीबंध वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर, भाई फणीबंध क्या है? फणीबंध का शब्द यहाँ पर बताया कि जो नागपाश, जो नाग को संभाल सके, नाग को संभालने वाला कौन है? सिर्फ गरुड़। तो ये प्रश्न इसीलिए हमने एक नया बनाया कि कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानते हैं, अथवा कर्ण स्वयं को गरुड़ क्यों मानते हैं। अब इस पद भाग के अंदर गरुड़ का भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उत्तर देखते हैं हम। गरुड़ कबूतरों की तरह महलों को सुनहले शिखरों में रहना पसंद नहीं करते, वह पहाड़ों की चट्टानों की दरारों में रहते हैं। नागपाश से छुड़ाने की शक्ति सिर्फ गरुड़ में है और किसी जीव में नहीं है। कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के समान है, राजपाट और वैभव विलास को यह पसंद नहीं करता है, वह मित्र दुर्योधन को युद्ध के नागपाश से छुड़ाना चाहता है। इस प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण कर्ण उसे अपना आदर्श मानते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। वैभव विलास की चाह नहीं, जैसे जो पंक्तियां दी हुई हैं कि पंक्तियों का भावार्थ नोट करें, तो इन पंक्तियों का भावार्थ क्या होगा कि कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आप मुझे राज्य दे रहे हैं परंतु मैं वैभव विलास का जीवन पसंद नहीं करता हूँ, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे दान देने में रुचि है, इसीलिए मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं गरीब को हमेशा दान देता रहूँ और उनके दुख दूर करता रहूँ। इस पंक्ति के भावार्थ को आप नोट करें और याद भी करें। दूसरी पंक्ति हमारे पास है कि मैं गरुड़ कृष्ण, तो इसकी भावार्थ हम कैसे करेंगे? उत्तर देखिए आप। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राज मुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट के अंदर है, युद्ध रूपी गरुड़ ने उसे जकड़ रखा है, मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है, दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलानी है, मुझे गरुड़ की तरह अपना दायित्व निभाना है। तो दोनों पंक्तियों का भावार्थ आपने सुना बच्चों, और लिखना भी आप मात्राओं का बड़ा ध्यान रखें। आगे अब हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट आपके पेज पलटेंगे तो दो आपके टिप्पणी लिखनी है कि पहली टिप्पणी है कर्ण की अभिलाषा और दूसरी है कर्ण का मित्र धर्म। तो कर्ण की अभिलाषा क्या थी, पहले उसकी तरफ ध्यान देंगे कि कर्ण एक दानी पुरुष है, वह प्रतिदिन ज़रूरतमंद लोगों को दान देता है, उसे राज्य पाने की कोई इच्छा नहीं है, वैभव पाकर भोग विलास में जीना उसके स्वभाव के विरुद्ध है, यह दयालु और उदार प्रति का है और गरीबों के प्रति उसके मन में करुणा है। उसकी यह अभिलाषा ही यह उसकी दान प्रवृत्ति के से निर्धनों का दुख दूर करता रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये उसकी प्रवृत्ति हो गई, कर्ण की अभिलाषा। अब कर्ण का मित्र धर्म कैसा होगा उसके बारे में हम देखते हैं कि कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था। एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया, उसे अपना मित्र बनाया। कर्ण दुर्योधन से इस उपकार को कभी नहीं भूल पाया। महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडव पक्ष में लेने गए तो उन्होंने उस राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसने दुर्योधन के साथ छोड़ने के लिए स्पष्ट इनकार कर दिया और इस प्रकार कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया। ठीक है, ये दोनों टिप्पणी आप लोग ने ध्यान से सुनी बच्चों, और इन दोनों टिप्पणियों को आप स्वच्छ सुंदर भाषा में शब्दों में अक्षरों में लिखेंगे अपनी कॉपी में। चलिए व्याकरण की तरफ जाते हैं हम। आप लोग बुक के अंदर देख रहे होंगे कि विरोधार्थी या समानार्थी विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द वही होते हैं पर्यायवाची, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि विलास मतलब सुख भोग,
करतल मतलब हथेली, प्रचुर मतलब प्रभूत, दरज मतलब दरार, आंधी मतलब अंधड़, वारी मतलब पानी, विष मतलब गरल और शैल मतलब चट्टान, अयन मतलब गमन। ठीक है, पर्यायवाची शब्द देख लिए हमने। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। विशेषण क्या है? कुछ वाक्य आपके सामने दिख रहे हैं और उसकी आपको विशेषण बताना है कि उसका विशेषण क्या है। किसी भी व्यक्ति की इच्छित वास्तु प्राप्त होने पर उसकी बाँछें खिल जाना, मतलब उसकी इच्छा पूरी हो जाना। इच्छित, उसके अंदर उसकी विशेषण बता रहा वाक्य के अंदर आपको कि क्या हो रहा है, इच्छा पूरी हो रही है। विलासी राज प्रजा के प्रति ध्यान नहीं देता है। विलासी विशेषण है इसका। हमारे राज्य में स्वर्णिम गुजरात योजना के अंतर्गत कई कार्यक्रम होते हैं। स्वर्णिम सोने के जैसे। झंझावती हवा में गरीबों को झोंपड़े नष्ट हो गए। और झंझावती नेक्स्ट है समुद्र देश की तरह निशानी होती है और इसे सभी लोग खुश होते सुखी होते हैं। समृद्ध, ठीक है, समृद्ध देश की। सॉरी, आगे बढ़ते हैं बच्चों। शब्द समूहों के लिए एक शब्द हम पढ़ते हैं जो बिल्कुल मलिन नहीं है, मतलब गंदा नहीं है, वो क्या होगा? निर्मल। राजा के लिए बनाया हुआ महल, राजमहल। मंदिर या पहाड़ जो सबसे ऊंचा का भाग, उसको कहेंगे शिखर। रेखा की तरह अवकाश मतलब दरार, जिसका तेज या तप क्षीण हो गया हो, तपह क्षीण। फणीधर नाग का बंदर, फणीपाश। और पक्षियों में राजा, पक्षीराज। तो शब्द समूहों के लिए एक शब्द आ गया। निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन। पुत्र का पुत्री, पुरुष का स्त्री, सेवक का सेविका, सांप का सापिन, कवि का कवियत्री और कबूतर का कबूतरी। इसी के साथ बच्चों ये आज का हमने लेसन कर्ण का जीवन दर्शन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अगले टेस्ट में आपको इसके अंदर से टेस्ट लिया जाएगा। अच्छी तरीके से एक बार आप इसको दोहराएं और इसके प्रश्न के जो उत्तर मैंने करवाए हैं वही आपके टेस्ट में लिए जाएंगे। तो कृपया करके इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।